Hello students, welcome to the digital platform of RPMC. Myself रमाकांत कटारा। आज हम पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी। तो आइए जानते हैं क्या होता है हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल बायोलॉजी which focus on या which is dedicated to study of blood forming organs और blood disorders। तो रक्त के अध्ययन को, रक्त बनाने वाले अंगों के अध्ययन को और रक्त के बारे में जो रक्त की जो बीमारियां होती हैं उनके अध्ययन को कंप्राइजली क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल बायोलॉजी which focus on study of blood forming organs and blood disorders। ये हो गई हेमेटोलॉजी की डेफिनेशन। अब हेमेटोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। तो सबसे पहले ब्लड को जानना जरूरी है। क्या होता है ब्लड? ब्लड हमारी बॉडी में बहने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कोई भी चीज कब बहती है? जब वो लिक्विड स्टेट में होती है। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में या फ्लूइड स्टेट में। तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड मतलब तरल, कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला, टिश्यू का मतलब ऊतक। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है? ब्लड। और इसका रंग, कलर जो है वो रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से इसका रंग लाल होता है। डेफिनेशन पढ़िए। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। रक्त हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहने वाला एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, और उसका रंग लाल क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से इसका रंग लाल होता है। अब हम जानते हैं रक्त के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। हमारी बॉडी में टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? हमारी बॉडी में टोटल ब्लड होता है 5 से 6 लीटर। या फिर अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी बॉडी का वेट का 8% जो होता है वो होता है ब्लड। 8% ऑफ अवर बॉडी वेट, या फिर 80 ml पर केजी बॉडी वेट। 80 ml पर केजी बॉडी वेट। हर 1 किलोग्राम पर 80 ml क्या होगा? ब्लड होगा। तो ब्लड का नॉर्मल वॉल्यूम कितना हो गया? 5 से 6 लीटर, या 8% ऑफ बॉडी वेट, या फिर 80 ml पर केजी बॉडी वेट। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके द्वारा जो मास होता है किसी भी चीज का, उस पर एक बल लगता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.050 से 1.06। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है टोटल ब्लड की। अब ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट सेल्स और फ्लूइड कंपोनेंट प्लाज्मा। उन दोनों की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए तो सेल्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.092 से लेकर 1.101 तक। और प्लाज्मा की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.022 से 1.026 तक। और जब इन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंबाइन कर दिया जाता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बनती है टोटल ब्लड की, वो होती है 1.050 से 1.060 तक। अब देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है दोस्तों गाढ़ापन। रक्त कितना गाढ़ा होता है, और ये हम किससे कंपेयर करके नापते हैं? पानी से, वाटर से। तो पानी से 4 से 5 गुना हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा होता है, इसलिए इसकी विस्कोसिटी हो गई 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पीएच।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये इसकी पीएच जो होती है वो 7.4 होती है एवरेज। 7.4 प्लस माइनस 0.05, मतलब 0.05 कम भी हो सकती है और 0.05 बढ़ भी सकती है, और ये एल्केलाइन होती है। तो ब्लड की पीएच कितनी हो गई? 7.4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड में सेल्स हैं, सेल्स का मतलब पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स कोलोइड नेचर के होते हैं, इसलिए इसका एक कोलोइडल नेचर होता है और उसी की वजह से कोलोइडल प्रेशर बनता है। तो ब्लड का कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो 25 mm ऑफ Hg होता है। मरकरी का एक नापने का यंत्र होता है, उससे इसको नापा जाता है, 25 mm ऑफ Hg। अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? ब्लड दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसका फ्लूइड पोर्शन, दूसरा होता है इसका सेलुलर पोर्शन। फ्लूइड पोर्शन का मतलब होता है प्लाज्मा, और सेलुलर पोर्शन का मतलब होता है ब्लड की सेल्स। डिफरेंट सेल्स होती हैं ब्लड में, जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा नाम होता है इसका इरिथ्रोसाइट। ऐसे ही दूसरी सेल होती है डब्ल्यूबीसी, जिसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, और तीसरी सेल होती है प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। तो सेलुलर पोर्शन में कौन कौन सी सेल्स आ गई? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और फ्लूइड पोर्शन में क्या हो गया? प्लाज्मा आ गया। तो ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट है सेलुलर कंपोनेंट, जिसमें सेल्स आती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एंड फ्लूइड पोर्शन में, फ्लूइड कंपोनेंट में आ गया प्लाज्मा। अब ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, ये टोटल ब्लड वॉल्यूम का 45% हिस्सा कवर करती है। 45%, 45% वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्लड ऑक्यूपाई करती है, और उसी को पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी या हेमेटोक्रिट वॉल्यूम कहा जाता है। आइए देखते हैं। द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट्स 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, कॉल्ड पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमेटोक्रिट। अब इसमें सेल्स कौन कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम जैसे मैंने बताया था इरिथ्रोसाइट्स होता है। इसका नॉर्मल काउंट कितना होता है? 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा, किसी में 5.5 मिल जाएगा, किसी में 5 to 6 मिलियन मिल जाएगा, लेकिन 5 मिलियन इज कंसिडर्ड एज 100% ऑफ आरबीसी। 5 मिलियन जो होता है उसको 100% आरबीसी समझा जाता है, कि हमारी बॉडी में 5 मिलियन अगर आरबीसी हैं पर माइक्रोलीटर, तो मतलब 100% आरबीसी प्रेजेंट है। दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं 5 इंटू 10⁻⁶ पर माइक्रोलीटर, 5 गुणा 10 की घात 6 पर माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर जो इसकी यूनिट है मेजर करने की, या फिर 50 लाख पर माइक्रोलीटर। दूसरी सेल्स आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, और इसकी नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल काउंट होता है 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर। थर्ड सेल जो होती है वो होती है प्लेटलेट्स। दूसरा उसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट या मेगा कैरियोसाइट, और उसकी नॉर्मल काउंट होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर, 1.5 लाख से 4 लाख। अब देखते हैं हम प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट आ गया ब्लड का प्लाज्मा। पहले क्या पढ़ा? सेल, अब प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा इज ए क्लियर, सबसे पहले ये क्लियर होता है। क्लियर का मतलब, जब हम प्लाज्मा सेपरेट करेंगे तो उसमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं होगी, कोई भी पार्टिकल उसमें घूमता हुआ नहीं दिखेगा, टर्बिडिटी नहीं होगी, मतलब क्लियर है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब लाइट येलो कलर का, पेल येलो कलर का प्लाज्मा होता है, और ये फ्लूइड पोर्शन होता है ब्लड का, और ये 55% हिस्सा कवर करता है टोटल ब्लड का। 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का ऑक्यूपाई करता है कौन? प्लाज्मा, जो कि फ्लूइड पोर्शन है। दैट इज अबाउट 5% ऑफ बॉडी वेट। अगर टोटल ब्लड वॉल्यूम देखें तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था टोटल ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी का 8% होता है, 5 to 6 लीटर, या 8% ऑफ बॉडी वेट, या 80 ml पर केजी बॉडी वेट। और अगर ओनली प्लाज्मा देखें तो 5% ऑफ बॉडी वेट होता है। ठीक है, क्लियर है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सेलुलर कंपोनेंट्स में आ गई, और फ्लूइड पोर्शन में कौन आ गया? प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए एक फ्लो चार्ट है, जिसमें ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड दिखाया गया है।
फ्लूइड पोर्शन जो 55% हिस्सा कवर करता है टोटल ब्लड का, और सेलुलर पोर्शन 45% हिस्सा कवर करता है टोटल ब्लड का। प्लाज्मा आगे फर्दर डिवाइडेड है, जिसमें 91% तो वाटर होता है और 9% सॉलिड्स होते हैं। सेलुलर पोर्शन में 45% आरबीसी होती हैं और 1% में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है। क्लियर है? ब्लड दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लाज्मा और सेलुलर पोर्शन। सेलुलर पोर्शन में सेल्स हैं। फ्लूइड पोर्शन जो है प्लाज्मा, वो 55% कवर करता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का, और सेल्स कवर करती हैं 45%। प्लाज्मा डिवाइडेड होता है फर्दर। प्लाज्मा में जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो 91% वाटर है और 9% सॉलिड्स है। सेल्स में आरबीसी 45% है और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स 1% है। आगे चलते हैं। अब ये हमने एक ट्यूब में ब्लड लिया। कैसे ट्यूब में लिया है? एंटी कोएगुलेटेड ब्लड। ऐसा केमिकल है जो ब्लड का थक्का जमने से रोकता है। जब हमने इस ट्यूब में ब्लड कलेक्ट कर लिया, उसके बाद इस ट्यूब को इरेक्ट पोजीशन में हमने 1 घंटे के लिए रख दिया, तो इसके जो दोनों पार्ट हैं वो अलग हो गए। फ्लूइड पोर्शन अलग हो गया और सेलुलर पोर्शन अलग हो गया। अब जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो रेड कलर का है ये आरबीसी है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स, जो 44% होती है। बीच में एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है आपको, ये 1% जो है ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, और इसको कहा जाता है बफी कोट। क्या कहा जाता है? बफी कोट। और ऊपर का जो ये फ्लूइड पोर्शन है, ये है 55% प्लाज्मा। और प्लाज्मा में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, साल्ट्स, मिनरल्स, वाटर्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो ये आपको समझ में आ गया। ब्लड में दो पोर्शन होते हैं, सेलुलर पोर्शन और फ्लूइड पोर्शन। सेलुलर पोर्शन नीचे आपको दिख रहा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और फ्लूइड पोर्शन आपको ऊपर दिख रहा है प्लाज्मा। अब हम पढ़ते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा या कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में 91% वाटर होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स, 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और 1% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 91% जो वाटर होता है वो क्लियर है, पानी है। 7% जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, उनमें उनकी नॉर्मल वैल्यू होती है 6.4 टू 8.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब क्या होता है? एक यूनिट होती है, उसमें इनको मीजर किया जाता है। अब उन प्लाज्मा प्रोटीन्स में मोस्ट अबंडेंटली जो प्रोटीन होती है वो होती है एल्बुमिन। 55% होती है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स का। नॉर्मल वैल्यू इसकी 3 टू 5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। फिर होती है ग्लोबुलिन, जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है और जो इम्यूनिटी के भी काम आती है, एंटीबॉडीज बनाती है। 38% होती है, 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर। और थर्ड जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो फिब्रिनोजन है, 7% होती है, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 91% वाटर हो गया, 7% प्लाज्मा प्रोटीन हो गई। अब बचा 2%, जिनमें से 1% में होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और 1% में होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसा आपको दिख रहा है सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फोरस, बाइकार्बोनेट, Fe+2, Fe+3 एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में आती हैं। और 1% में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सुगर्स, फैट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब ये जो 1% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनको आगे देखते हैं हम। ये प्लाज्मा के जो 1% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर। तो इसमें दो कैटेगरीज है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस की नॉर्मल वैल्यू होती है 28 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जिसमें यूरिया 15 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यूरिक एसिड 2 से 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्रिएटिन 1 से 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, क्रिएटिनिन 0.2 टू 1.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और होती है जेंथिन एंड हाइपोजेंथिन, जो बहुत ही कम मात्रा में होती है, ट्रेसेस में होती है।
नेक्स्ट, अदर सब्सटेंस, न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड 30 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं 150 से 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ग्लूकोज होता है 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल जो 120 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। आइए देखते हैं कंपोज फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब ये हमने पढ़ा ब्लड, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड पोर्शन और सेलुलर पोर्शन। फ्लूइड पोर्शन में प्लाज्मा आ गया, सेलुलर पोर्शन में ब्लड की सेल्स आ गई। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन का। O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारी बॉडी में जो फूड हमने लिया, खाना खाया, उसमें से जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है, मिनरल्स, विटामिन, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करता है आइए देखते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज में पहुंचाता है, और टिश्यूज से ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स में पहुंचाता है ताकि CO2 हम बाहर एक्सेल आउट कर सकें। ये हो गया रेस्पिरेटरी फंक्शन फर्स्ट। दूसरा है इसका न्यूट्रिटिव फंक्शन। अब जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होके जाता है, माउथ में, फूड पाइप में, इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, इन सभी में जाता है, वहां हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां से जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, वहां से मिनरल्स, विटामिन, मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबको ब्लड एब्जॉर्ब करता है और कहाँ पहुंचाता है, टिश्यू तक, ऊतक तक, ताकि हमारे जो ऊतक हैं वो ऊर्जा के लिए, अपने फिजियोलॉजिकल कार्यों के लिए एनर्जी प्राप्त कर सकें और स्टोर भी कर सकें। तो स्टोरेज के लिए और यूटिलाइजेशन के लिए, दोनों के लिए ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को, मिनरल्स, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को। तीसरा आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा, ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ब्लड किडनी तक पहुंचाता है, इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है, स्किन तक पहुंचाता है, ताकि ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। अब आइए इनको पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू and carbon dioxide from the tissue to lungs. Nutritive function, blood transport absorbed food material like glucose, amino acid, fatty acids, vitamins, minerals, electrolytes and trace metals from the alimentary canal, food pipe, when फूड पाइप का मतलब माउथ से हम खाना खाते हैं तो ये ईसोफेगस से होते हुए फूड पाइप में जाता है, स्टोमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। तो वहां से एब्जॉर्ब करके ये टिश्यूज तक पहुंचाता है, किसके लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब एनर्जी के लिए, टिश्यूज उन चीजों को यूज भी कर सके और स्टोरेज भी कर सके। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन, ब्लड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, एग्जांपल यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा टू द किडनी, इंटेस्टाइन एंड स्किन। तो यहां से हम इसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है अपनी बॉडी के ब्लड को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है। स्किन से जैसे हम रेस्पायर करते हैं, पसीने आते हैं, उनमें भी वेस्ट प्रोडक्ट जाता है। तो ये तीन फंक्शन हो गए, रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी। अब आते हैं होम्योस्टेसिस। तो सबसे पहले जानते हैं होम्योस्टेसिस होता क्या है। किसी भी चीज का एक इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको एक लिमिट तक मेंटेन करके रखना, वो होता है होम्योस्टेसिस। मान लीजिए बहुत गर्मियां पड़ रही हैं और आप एक रूम में बैठे हैं, आप एसी चलाकर बैठे हैं और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, 16 से 30 तक टेम्परेचर आप एसी पर मेंटेन कर सकते हैं, तो वो एक लिमिट हो गई, उस लिमिट के अंदर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक चीज हो गई जिसका इंटरनल एनवायरनमेंट एक कमरे का आप मेंटेन कर रहे हैं। सेम प्रोसेस वही यही है, एक सेल है, उस सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए एक लिमिट के अंदर मेंटेन करना हीमोस्टेसिस, होम्योस्टेसिस कहलाता है। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स, इंटरनल मतलब आंतरिक, इन टर्म्स ऑफ, अब किस किस चीजों के रूप में, वॉल्यूम, कंपोजिशन, पीएच, टेम्परेचर,
ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, इन सब चीजों के रेफरेंस में हमें मेंटेनेंस करना है किसका, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट। तो जैसे मैंने बताया एसी का टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ही हर चीज का एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट के अंदर अंदर हमको मेंटेन करना होता है सेल का एनवायरनमेंट। तो उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने की प्रोसेस को कहा जाता है होम्योस्टेसिस, और ये फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर ही मेंटेन करना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और एक होता है बफरिंग पावर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बफरिंग पावर का मतलब क्या है, पीएच को ना तो ये ज्यादा बढ़ने देता है ना ज्यादा घटने देता है, ना ज्यादा एसिडिक होने देता है ना ज्यादा बेसिक होने देता है। तो ये बफरिंग पावर हो गई हीमोग्लोबिन की, और उसकी वजह से पीएच ब्लड का मेंटेन किया जाता है। ये हो गया होम्योस्टेसिस। एक कोशिका का इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट की अपेक्षा में फिक्स रहना चाहिए। हमारी बॉडी में कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, उन माइनर चेंजेस को लेकर हमारे सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। नेक्स्ट फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ब्लड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ब्लड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई स्पेसिफिक हीट और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी। हाई स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट और हाई कंडक्टिविटी, इन दो गुण की वजह से, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर ब्लड रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्शन वर्ड से समझ में आ रहा है सुरक्षा। ब्लड हमारे शरीर की सुरक्षा कैसे करता है, हमारे ब्लड में एक कॉम्प्लेक्स होता है जो ह्यूमोरल एंटीबॉडीज का बना हुआ होता है, वो हमारे ब्लड में फ्लो करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबॉडीज का जो कॉम्प्लेक्स है वो बैक्टीरिया वायरस जिस भी चीज का इन्फेक्शन है उस पर अटैक करता है, उसको एंगल्फ करता है, मतलब फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करता है और उसको बॉडी से एलिमिनेट करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, इस चीज के दौरान हमारी बॉडी में हीट भी जनरेट होती है, जैसे फीवर आता है उसको बोलते हैं, फीवर इज नॉट ए डिजीज, बुखार बीमारी नहीं, फीवर क्या है, हमारे इम्यून रेस्पॉन्स का एक सिम्टम है। तो ऐसे इन्फ्लामेशन एंड होम्योस्टेसिस भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक रेस्पॉन्स है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब है मैसेंजर फंक्शन। हमारे ब्लड में जैसे ही किसी हार्मोन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड मैसेज पहुंचाता है पर्टिकुलर ग्लैंड को कि ये हार्मोन का लेवल अब ज्यादा हो गया है और इसको रेगुलेट करना है, तो इसको आप कम कीजिए। ये मैसेज किसको पहुंचाता है, पर्टिकुलर ग्लैंड को, जिससे वो हार्मोन स्रावित हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है। तो ये हो गया मैसेंजर फंक्शन, और इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अगर ज्यादा हो गया है हार्मोन तो उस ग्लैंड को उत्साहित करता है उसको कम करने के लिए, और अगर कम हो गया है हार्मोन का लेवल तो उस ग्लैंड को उत्साहित करता है उस हार्मोन का लेवल बढ़ाने के लिए। ये हो गया मैसेंजर फंक्शन। अब आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन पर। जैसे हमने पढ़ा था प्लाज्मा प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती है, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ब्लड और टिश्यू, रक्त और ऊतक के बीच में फ्लूइड्स का आदान प्रदान हो पाता है। तो ये हो गया प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन। ब्लड के फंक्शन समझ में आ गए। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का फंक्शन, जिसमें रेस्पिरेटरी, न्यूट्रिटिव और एक्सक्रीटरी, फिर होम्योस्टेसिस, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मैसेंजर फंक्शन और प्लाज्मा प्रोटीन